नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे उदारीकरण की दौर में और जानेंगे विनिवेश और निजीकरण में क्या फ़र्क है। विनिवेश में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में सरकार कुछ हिस्सा बेचती है, लेकिन कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है। दूसरी ओर निजीकरण में सरकार अपने मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट कंपनी को बेच देती है और इस तरह से प्रबंधन निजी कंपनी के हाथ चला जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार कंट्रोल निजी कंपनी को तो दे या ना दे, यह उसी पर निर्भर करता है, लेकिन निजीकरण में कंपनी का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाता है, जैसा कि हमने बीएसएनएल में देखा। दरअसल विनिवेश का दौर 1991 में नई आर्थिक नीति के साथ ही शुरू हो गया था और इसके बाद भला ही सरकारें बदलती रही हों, लेकिन यह नीति लगातार जारी रही। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कारोबार चलाना सरकार का काम नहीं है। नई सरकार आने के बाद भी विनिवेश पर यह पहले जैसा ही फोकस बना रहा है। इसकी प्रधानमंत्री ने 2021 में बजट के बाद भी दोहराया है। आइए सुनते हैं। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। इसके साथ ही यह तय हो गया कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त शुरू किए गए विनिवेश के सफ़र पर 10 साल बाद भी फिर से बीजेपी के अगुवाई में बनी केंद्र सरकार ने पूरे जोर शोर से उसको आगे बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। सरकार को उम्मीद है कि यह न सिर्फ लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, बल्कि उसे टारगेट से अधिक कमाई भी हो सकती है। बजट में ही सरकारी सेक्टर की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ लाने का भी ऐलान किया गया। सरकार का इरादा बीएसएनएल, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचकर रकम जुटाने का है। बता दें, साल 2019 में ही सरकार ने आईडीबीआई बैंक के अधिकांश शेयर बेचकर उसका निजीकरण किया था और पिछले 4 सालों में वह सार्वजनिक क्षेत्र में 14 बैंकों का विलय कर चुकी है, जिसके विरोध में बैंक हड़ताल पर चले गए और जिन्हें कई बैंक कर्मचारी और आधिकारिक संगठनों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों में भी अगले वित्त वर्ष में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। सवाल यह उठ रहा है कि मोदी सरकार क्या बैंकों को प्राइवेट बनाकर अपनी समस्या को सुलझा पाएगी? सरकारी कंपनियों को बेचने की घोषणा पर घिरी मोदी सरकार एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को चाहकर भी क्यों नहीं बेच पा रही है? यह सरकार को जवाब देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियों में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि एलआईसी और बैंकों के विनिवेश के ऐलान के बाद विरोध के आवाज़ों का उठना शुरू हो गया और तमाम लोगों का कहना है सरकार ने यह कदम ठीक नहीं उठाया है। यहाँ तक कि सरकार के पक्ष में खड़े रहने वाले संगठन भी इससे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने
बजट 2021 पर प्रतिक्रिया में कहा, फिस्कल डेफिसिट से निपटने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी चीज़ों के लिए 2 सरकारी बैंक और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने, LIC के IPO को लाने, नीति आयोग से विनियोग के लिए कंपनियों की लिस्ट बनवाने के लिए कहने, गैर रणनीतिक और रणनीतिक सेक्टरों में विनिवेश को मंजूरी देने जैसे आक्रामक विनिवेश कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के आकर्षण और बजट के कुछ अच्छे प्रस्तावों के फायदों को कम करेंगे। पिछले 1 साल के दौरान कोविड-19 महामारी में जिस तरह से सरकारी अस्पतालों और कंपनियों ने आगे बढ़कर आम आदमियों की मदद की है, उससे यह सवाल पैदा हो रहा है कि अगर सरकारी कंपनियां नहीं होंगी तो किसी भी संकट के वक्त क्या निजी सेक्टर पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है? सरकार की विनिवेश रणनीति में मोटे तौर पर 4 चीज़ें शामिल हैं। पहली, इसमें पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स को निजी सेक्टर को बेचना। 2, नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस का कंसोलिडेशन करना। तीसरा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स में स्टेक सेल। और चौथा, ऐसी सरकारी कंपनियों में अपने हिस्से को कम करना जहां पर पहले से ही सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम पर है। देश में 300 से ज़्यादा सरकारी सेक्टर्स की कंपनियां हैं। अक्सर तर्क दिया जाता है कि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है और इस वजह से सरकार को इन कंपनियों को बेच देना चाहिए। सरकार इन कंपनियों की संख्या को घटाकर करीब 2 दर्जन पर लाना चाहती है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और दूसरे मिनरल्स और बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को अपने रणनीतिक सेक्टर में रखा है। सरकार की नीति है कि इन सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में मौजूदा सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया जाए। आइए अब जानते हैं विनिवेश की ज़रूरत क्यों पड़ी। विनिवेश के पीछे कुछ वजहें हैं। भारत में विनिवेश का एक मकसद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे और सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बन गए सार्वजनिक उपक्रम यानी कि PSU बीमारू कंपनियों से पीछा छुड़ाना और सरकारी खजाने की सेहत को मजबूत बनाना रहा है। देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की फंडिंग करने के लिए पैसा जुटाना भी विनिवेश का एक मकसद रहा है। बढ़ते फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भी सरकार को विनिवेश की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही सरकार इस पूंजी का इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए भी करती है। अभी देखना होगा कि वित्त मंत्री के सामने अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उदारीकरण के साथ पड़ी विनिवेश की नींव साल 1991-92 में देश में उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही विनिवेश का रास्ता भी खोल दिया गया। तब सरकारी सेक्टर में 31 कंपनियों में विनिवेश किया गया और 3038 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया। अगस्त 1996 में एक विनिवेश आयोग का गठन किया गया। इसकी कमान GV रामाकृष्णन को सौंपी गई। आयोग का काम सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में चरणबद्ध तरीके से हिस्सेदारी को बेचने के लिए सलाह देना और इस प्रक्रिया की निगरानी करना था। दिसंबर 1999 में विनिवेश विभाग का गठन एक अलग विभाग के तौर पर किया गया। बाद में इसे 2001 में विनिवेश मंत्रालय का नाम दिया गया। मई 2004 से विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। 1991-92 से लेकर 2001 तक के लिए सरकार ने मोटे तौर पर 54,300 करोड़ रुपया विनिवेश के ज़रिए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसके उल्टे सरकार को आधे से भी कम यानी कि 20,078.62 करोड़ रुपया ही जुटा पाई। इन 10 सालों में सरकार केवल 3 वर्ष ही विनिवेश के लिए तय किया गया सालाना टारगेट को हासिल कर पाने में सफल रही है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से ही विनिवेश के लक्ष्यों को हासिल करने में क्यों नाकामयाब रही,
यह सरकार ही बता सकती है। इस दौरान हुए विनिवेश में मूल रूप से सरकारी कंपनियों में मामूली हिस्सेदारी की बिक्री हुई। 2001 से 2004 के बीच सबसे बड़ी संख्या में विनिवेश हुआ। इस अवधि में सरकार ने 38,500 करोड़ रुपए के विनिवेश की लक्ष्य रखा था। सरकार को इसमें से 21,163 करोड़ रुपए हासिल करने में सफलता मिली। इसे अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। अगले 5 वर्ष में विनिवेश की रफ्तार में फिर से सुस्ती आई। सरकार इस मद में महज 8,515.93 करोड़ रुपया ही कमा पाई। 2009 से 11 के बीच विनिवेश ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन 2011 के बाद यह फिर सुस्त पड़ गई। 2011-12 में सरकार ने 40,000 करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन उसे केवल 14,000 करोड़ रुपया ही मार्केट से हासिल हो पाया। हालांकि उसके बाद के वर्षों में विनिवेश से जुटने वाली पूंजी में इजाफा हुआ और इस दफ़ा सरकार अपने टारगेट से भी आगे निकलने में सफल रही। आपत्तियों और विवाद विनिवेश के पक्ष और विरोध में लंबे वक्त से इस पर बहस चल रही है। सरकारी कंपनियों को बेचने का विरोध करने वाले, सरकार की ऑफर की जाने वाली कीमत को निजी निवेशकों द्वारा आकर्षक न पाया जाना, वैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह से विरोध, विनिवेश को लेकर किसी स्पष्ट नीति का ना होना, सरकारी संगठनों और कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियन की ज़बरदस्त विरोध, विनिवेश की प्रक्रिया का पारदर्शी ना होना और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव शामिल है। अहम कंपनियों के निजीकरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। LIC रिस्क क्षेत्र में है और दूसरा वह लॉन्ग टर्म कारोबार में है। ऐसे में इसे अगर निजी कंपनियों के हाथ में देंगे तो रिस्क कैसे कवर अप होगा। LIC सोशल यूजिंग कंपनी है, साथ ही में देश में इंश्योरेंस कवर बेहद कम है और इंश्योरेंस को अब सब तक पहुंचाने के लिए इसे सस्ता रखने की ज़रूरत है। क्या निजी कंपनियां ऐसा कर पाएंगी? एम्स, मदर डेयरी जैसे सरकारी संस्थान बड़े स्तर पर आम आदमियों के हित में काम करते हैं। इन संस्थाओं की वजह से ही निजी कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर इन्हें हटा दिया जाएगा तो आम आदमी के लिए क्या मुश्किल नहीं बढ़ जाएंगी? हमने कोविड-19 महामारी के वक्त भी देखा है कि संकट के वक्त पर सरकारी अस्पताल ही आम आदमी की मदद में काम आए। इस दौरान निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर हुई लूट हम सब ने क्या नहीं देखी है? इस महामारी में यह साबित किया है कि क्राइसिस के वक्त पर सरकारी सेक्टर की कंपनियों की अहमियत इतनी बढ़ जाती है। ऐसे वक्त पर हम अपनी अहम कंपनियों बेचने में अपना समय क्यों लगा रहे हैं? उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार घट रहा है। पूरे देश में हर किसान के पास उदारीकरण का लाभ उठाने की क्षमता नहीं है। हमारे उद्योग बहुराष्ट्रीय निगमों से कंपटीशन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और देसी उद्योग धंधे तो नष्ट हो चुके हैं। अतः भारत अभी तक उदारीकरण का उचित लाभ नहीं उठा पाया है। ऐसे में सरकार के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि विनिवेश करें या उदारीकरण के चलते इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें। इस प्रश्न का जवाब सरकार को अपने अंदर ही ढूंढना होगा। साथियों, आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा कार्यक्रम आप मिस ना करें। नमस्कार।